जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का योगेंद्रा टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हम अपने सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में मैं आपसे रूबरू हुआ था और वहां पर हमने चर्चा की थी आपके पाठ्यक्रम के पहले विषय की, जो था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। परंतु कल हम हिंदी तक ही सीमित रह गए थे, या यूँ कह लें कि हिंदी शब्द की ही चर्चा हुई। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो संबंधित है आपके उसी विषय से, लेकिन आज हमारी जो चर्चा होगी वह इर्द गिर्द रहेगी भाषा के। आइए देखते हैं। तो विषय को एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देना चाह रहा हूँ, जिससे आप सबको ध्यान रहे। हमारा जो विषय था वह है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। मूल रूप से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप यहां देखते हैं कि हिंदी की बात तो मैंने कल आपसे कर ली थी। एक बार आप शार्ट रिव्यू में देखेंगे, हमने जब कल हिंदी के बारे में बात की आपसे, वहां मैंने कहा कि हिंदी क्या है, विशेषण है। और ये कैसा सवाल आता है, हिंदी में आपसे सवाल बन जाता है कि हिंदी शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है, तो हिंदी शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से विशेषण है। उसके अलावा मैंने कहा किस भाषा का है, फारसी का है। तमाम सवाल इसके जुड़े हुए मैंने आपको बताए। फिर मैंने उर्दू के बारे में भी बात की कि उर्दू शब्द किस भाषा का है, तुर्की का है। ऐसे कई तथ्यों पर चर्चा की गई। आज आप देखेंगे भाषा क्या होती है, भाषा की बात आप करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा जो विषय होगा वह होगा कि भाषा क्या है। भाषा, या इसको अंग्रेजी में आप कह देते हैं लैंग्वेज। आप इसमें पहले फैक्ट को ध्यान रखेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो भाष धातु है इसका तात्पर्य क्या है। तो भाष धातु का तात्पर्य है आपका बोलना, आपके विचारों को व्यक्त करना। जो आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं वही क्या है, भाष है। तो भाष धातु, धातु क्या होती है? आप जानते हैं कि जो क्रिया होती है, क्रियाओं का निर्माण धातुओं से होता है। हम कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। या यूं कह लें कि वे शब्द जो क्रिया के मूल हैं वे क्या हैं, धातु हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो धातु यहां पर क्या है, भाष है। और इस भाष धातु से निर्माण किसका हुआ है, भाषा का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप यहां देखेंगे भाषा उत्पत्ति में धातु का सिद्धांत किसने दिया है? हम बात कर रहे हैं भाषा की उत्पत्ति में धातु का सिद्धांत किसने दिया है। तो ऐसे स्थिति में आप यहां दो लोगों का नाम याद रखेंगे। पहला नाम हो जाएगा हेज और दूसरा नाम हो जाएगा मैक्स मूलर। ये दो आपके ऐसे विद्वान हैं जो चर्चा किए हैं किसकी, भाषा की उत्पत्ति में धातु के सिद्धांत की। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। तीसरा विषय आपका हो जाता है कि भाषा की परिभाषा क्या हो। तीसरा विषय है भाषा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। सामान्य अर्थों में आप कहें तो जो आपके विचारों की अभिव्यक्ति है वही क्या है, भाषा है। विचारों का आदान प्रदान क्या है, भाषा है। आपके वैयाकरण हैं बाबूराम सक्सेना, उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचार विनिमय होता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। मतलब बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचारों का विनिमय करना या विचारों के विनिमय की समष्टि को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक है,
एक तो परिभाषा ये है। दूसरी बात करें भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, इन्होंने क्या कहा है कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। और इसमें इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा है, चाहे उसका माध्यम लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा इस पॉइंट को हम समझेंगे। मैं परिभाषा लिख देता हूं। यादृच्छिक, इस शब्द पर अभी मैं आपसे चर्चा करता हूं। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपसे कर ली। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, उसका माध्यम लिखित, मौखिक या सांकेतिक, लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। यहां मैंने आपको बताया कि भाषा की परिभाषा देते हुए यहां पर ये किसका मत है, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अभी मैंने इसके पहले डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बात की थी, जिन्होंने भाषा की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि जिन चिन्हों के द्वारा विचार विनिमय किया जाए या विचार विनिमय की समष्टि को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। यहां आप देखते हैं कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है, उसका माध्यम लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। आइए इस मुद्दे को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने एक शब्द लिखा हुआ यादृच्छिक, कहने का मतलब है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद हो या फिर कामता प्रसाद गुरु हो या फिर आपके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हों, इन्होंने एक बात बताने का प्रयास किया कि लोग इस तरह के सवालों में ना उलझें, इस तरह के विचारों को लेकर के परेशान ना हो कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप ये सोचने लगते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्या ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं क्या इसका वास्तविक अर्थ वही है जो मैं बोल रहा हूं, या क्या अर्थ से इसका कोई तर्क संगत संबंध भी है या नहीं। ऐसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक बात बता दिया कि घोड़ा को घोड़ा कहा जा रहा है, कुत्ता को कुत्ता कहा जा रहा है, बिल्ली को बिल्ली, पानी को पानी, स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, व्यक्ति को व्यक्ति, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं उनका तर्क संगत कोई हो जो उनके अर्थ और शब्दावली दोनों से मेल खाता हो। इस बात का कोई तर्क विशेष नहीं होता है। अभी आपसे पूछ लिया जाए पानी को पानी ही क्यों कहा जा रहा है, तो रूढ़ के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। इसी को इन्होंने क्या कहा कि ये यादृच्छिक हैं, मतलब वे प्रतीक जो आपके यहाँ रूढ़ के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं, जिनको रूढ़ के रूप में मान लिया गया है, ऐसे प्रतीकों को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनका कोई अर्थ से तर्कपूर्ण संगत ना हो, इसके लिए आप परेशान ना हो। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर परिभाषा शायद आप समझ पाए होंगे कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना ही क्या है, भाषा है। दूसरे पॉइंट की बात करें, मैंने कहा उसका माध्यम लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। बात मौखिक की करें तो आप देखते हैं, अभी आपको मैं भाषा विकास की बात बताऊं, एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर आप थोड़ा सा और देख लेंगे। ये ऊपर वाले पॉइंट्स को मैं मिटा दे रहा हूं, शायद आपने इसको लिख लिया होगा। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। जो लिखने चल रहा हूं मैं भाषा विकास की बात कर रहा हूं, यहां पर किसी विशेष भाषा की बात नहीं की गई है, ये केवल भाषा विकास की बात की जा रही है। यहां पर आप देखते हैं कि सबसे पहले आपकी जो भाषा है वो कैसी है, आंगिक है। क्या है, आंगिक है। आंगिक होने का क्या मतलब है, अंगों के द्वारा आप इशारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप संकेत कहते हैं।
मूल रूप से विद्वानों ने 2 माना है, लेकिन अन्य विद्वानों के द्वारा भाषा के 3 ये भेद माने गए। यहाँ पर आप देखेंगे मौखिक, सांकेतिक, लिखित। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे पहले आंगिक या सांकेतिक, इसके बाद क्या होता है, भाषा का विकास किस रूप में होता है, मौखिक रूप में, और मौखिक रूप के बाद इसको, अच्छा मौखिक को क्या कह सकते हैं, वाचिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाचिक। तो मौखिक या वाचिक, और मौखिक या वाचिक के बाद क्या आ जाता है, लिखित, और लिखित के बाद क्या आ जाता है, यांत्रिक। यद्यपि हम भाषा विकास के क्रम की बात करें तो यहाँ आप देखते हैं आंगिक, मौखिक, वाचिक, उसके बाद लिखित या आंतरिक। मौखिक मतलब पहले आप इशारे में बात कर रहे हैं, इशारे के बाद आप देखते हैं कि आप उसको बोलने का प्रयास करते हैं, मनुष्यों के द्वारा बोलना शुरू किया गया, वो बोल रहे हैं और उसको स्पष्ट कर रहे हैं। बाद में जो उनके विचार हैं आप देखते हैं प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो आपकी पद्धति रही, मैंने अभी पिछली कक्षा में आपसे चर्चा किया, और वहाँ पर आप देखेंगे जब आप भाषा में आएंगे, शुरू में आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में आपको क्या मिलता है कि वहाँ पर श्रुति धर्म चल रहा है, वेद सुन करके याद किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले सांकेतिक, फिर बोल करके, फिर उसके बाद उनको व्यवस्थित करने के लिए, उन विचारों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, या यूं कह लें कि उन विचारों को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, लिखने का प्रयास किया गया, चिन्हों को बनाया गया, जिसको आप लिपि कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के माध्यम से क्या किया गया, लिखने का प्रयास। तो यहाँ पर आपने क्या सीख लिया, लिखना, लिखित, और फिर भाषा क्या हो गई, यांत्रिक। आज आप मेल करते हैं, फैक्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से, मशीनी रूप से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मूल रूप से भाषा विकास का क्रम यह है, आज हम यांत्रिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, लिखित, मौखिक, सांकेतिक को आइए समझते हैं। यहां पर मैंने कहा लिखित, तो आप जानते ही हैं कोई भी बात आप अपने चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं, और लिख करके जिस विचार को व्यक्त किया जाए भाषा का लिखित माध्यम है। जैसे आप घर पर हैं और आपके पिताजी बाहर हैं, पिताजी से संपर्क करने के लिए आप तो मान लीजिए आपके पास वीडियो कॉल की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता था जब पत्र आपके प्रयोग किए जाते थे। और पत्र के समय में क्या होता था, जब आप पत्र प्रयोग करते थे तो दूसरे का हालचाल जानने के लिए या अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए आप पत्र के माध्यम से कार्य करते थे। आज भी आप देखते हैं कि सरकारें क्या करती हैं, विज्ञापन निकालती हैं, और विज्ञापन जो आता है वो क्या, एक पत्र ही है। आप देखेंगे विज्ञापन आता है, परिपत्र जारी होता है, शासनादेश जारी होता है, तो ये सब पत्र के एक भेद हैं। लेकिन मूल रूप से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके गांव में आपने देखा होगा या आप पूछेंगे अपने बुजुर्गों से, तो यहां पर आपको यह पता चल पाएगा कि पत्रों के माध्यम से क्या होता था, संवाद स्थापित किया जाता था, मतलब भाषा का आदान प्रदान होता था। माध्यम कैसा है, लिखित। आइए आगे चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 2 पंक्तियां आपको मैं जोड़ दूं इस बात को समझाने के प्रयास में। आपने यहां देखा, मैंने कहा लिखित, लिखित के रूप में मैं आपको बता दूं, किसी कवि की पंक्तियां हैं कि ये दिल के मामले हैं, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। थोड़ा सा इसमें एक लाइन आप पहले जोड़ लें कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। दूसरी बात समझिएगा, जो मेरा कहने का मूल अभिप्राय है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के बच्चों को क्या पता, मोबाइलों के दौर के बच्चों को क्या पता कि रख देते थे खत पर कलेजा निकाल के। तो ऐसी स्थितियां होती थी जब आप दूर होते थे अपनों से, तो आपकी स्थितियां यही होती थी कि आप अपने अंतःकरण के भावों को, अपने हृदय के भावों को पत्र पर उकेर करके क्या करते थे, प्रेषित कर देते थे। और इस तरह से आपके बीच क्या होता था, संवाद स्थापित होता था, जो कि लिखित रूप का एक सार्थक और यथार्थ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं सांकेतिक और मौखिक की। आपके सामने मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, या आप जो भी वार्ता करते हैं वो क्या है, मौखिक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं सांकेतिक की। सांकेतिक में आप ध्यान देते हैं कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन का गार्ड झंडी लिए पीछे खड़ा हुआ है। आप देखते हैं स्टेशनों पर जब ट्रेन आती है तो एक व्यक्ति उसको सिग्नल देता है, माने संकेत प्रदान करता है झंडी दिखा करके, और झंडी से वो हरी और लाल दिखाता है, आपको रुकना है, आपको जाना है। दूसरा उदाहरण, आप जब मार्ग में जा रहे होते हैं, जब आप चौराहे या इत्यादि पर रहते हैं, जब आप ट्रैफिक नियमों को देखते हैं, यातायात संबंधी नियमों में आपको संकेतों से बताया जाता है।
मूल रूप से आप देखेंगे यद्यपि ट्रैफिक अधिकारी वहां है, तब भी वह आपको क्या करता है, रुकिए, जाइए इत्यादि तरीके से आपसे संवाद स्थापित करता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो आपको संकेत देती हैं कि आपको जाना है, रुकना है, इंतजार करना है, इस तरह से। तो मूल रूप से आप यहां पाते हैं कि संकेतों के माध्यम से भी विचारों की अभिव्यक्ति की जा रही है, और जहां पर विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से हो रही हो कि दोनों पक्ष आपस में उस विचार को समझ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, भाषा उत्पन्न हो जाती है। वही भाषा है जहां पर दोनों के मध्य क्या हो, संवाद स्थापित हो पाता है। दूसरा पॉइंट समझिए, आप देखते हैं घर पर एक सामान्य सी बात, आप इसको शायद बेहतर समझ पाएंगे। घर पर क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे घर पर कुछ स्थितियां थोड़ा सा जब इधर उधर होती हैं, मम्मी पापा के बीच में, माता पिताजी के बीच में, आप देखते हैं कि जब पिताजी ज़्यादा बोलने लगते हैं तो कुछ होता नहीं है। जो घर का वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, आपने संविधान में पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ पर आप देखेंगे नाम मात्र का अध्यक्ष है आपका राष्ट्रपति, और वास्तविक अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो घर का प्रधानमंत्री कौन है, माता जी, और पिताजी क्या है, राष्ट्रपति। सिग्नेचर पिताजी का ही होगा, लेकिन किसके कहने पर, माता जी के। जब तक माता जी कहेंगे नहीं तब तक पिताजी सिग्नेचर करेंगे नहीं, और कर भी दिए तो क्या होगा, उसको पास होना नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, जैसे ही पिताजी ज़्यादा बोलते हैं, इसी बोलने के क्रम में माता जी कुछ नहीं कर रही, केवल थोड़ी सी आंख दिखा देती हैं और पिताजी क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि संकेत है कि भाई साहब अब बहुत हो चुका है आपका, आप बस शांत हो जाइए, बोलिए मत। यहाँ पर माताजी क्या कर रही हैं, पिताजी को ये संकेत कर रही हैं। तो ये सामान्य उदाहरण है आपके जनजीवन में जिनसे आप जुड़े रहते हैं। तो लिखित, मौखिक या सांकेतिक माध्यम से क्या होता है, जब विचारों का आदान प्रदान हो, जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण, एक दूसरे के विचारों को जब आप समझ पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को आप साझा कर पाते हैं, आपका विचार सुन सामने वाला और उसके विचारों से आप अवगत हैं। आप देखते हैं सड़क पर आप खड़े हैं, आप ऐसे ऐसे करते हैं, बस वाला रोक लेता है, मतलब आपका विचार वो समझा। आपके विचार से आप ये चाहते हैं कि ये गाड़ी रुके और आप वहां से प्रस्थान करें। ऐसी स्थिति में आपने संकेत दिया और वह व्यक्ति समझ करके गाड़ी रोक लिया। कहने का क्या तात्पर्य है, यहां इस बात से यह तात्पर्य है कि विचार का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए भाषा का माध्यम है। तो इसलिए संकेत को भी मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि सांकेतिक भाषा भी होती है। ठीक है, तो संकेत के माध्यम से क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, तो क्या है, भाषा का एक रूप है। आप शायद इतनी बातों को समझ पाए होंगे कि भाषा क्या है और इसका विकास क्रम क्या है। आइए आगे चलते हैं। अब हम अगर बात करें तो विश्व में मुख्य रूप से 3000 प्रकार की भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, 3000। चलिए एक पॉइंट यहां आप देख लीजिए, यहां पर मैं जो लिख रहा हूं विश्व में लगभग, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, लगभग। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इसी में आपकी एक भाषा क्या है, हिंदी है। इसी में क्या है, एक भाषा आपकी हिंदी है। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदी भाषा है या किसी भी भाषा की हम बात कर लें तो भाषाओं का वर्गीकरण मूल रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है, 2 आधारों पर किया जाता है। आइए हम थोड़ा सा इस बात को भी समझते हैं। आप यहां देखेंगे भाषा का वर्गीकरण कितने आधारों पर हो रहा है, 2 आधारों पर, पहला, दूसरा। तो सबसे पहली बात आप यहां ध्यान रखेंगे, एक हो जाएगा आपका आकृति मूलक, दूसरा पारिवारिक। पारिवारिक आधार पर भाषा को हम बांटते हैं और दूसरा क्या करते हैं, आकृति के आधार पर बांटते हैं। और जो आकृति के आधार पर आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वही क्या हो जाता है, आकृति मूलक। अगर हम यहां थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाते हैं कि आकृति मूलक या आकृति के आधार पर जो आपकी हिंदी है वो क्या है। मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं,
ध्यान रखिएगा, हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी यहां पर क्या हो जाती है आपकी, श्लिष्ट बहिर्मुखी, श्लिष्ट बहिर्मुखी और वियोगात्मक। हिंदी क्या हो जा रही है, हिंदी की हम बात अगर करें तो हिंदी कैसी भाषा है, श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक, जब हम बात कर रहे हैं आकृति के आधार पर। दूसरा पॉइंट यहां देखें परिवार के आधार पर, तो यहां पर ये क्या हो जा रही, भारोपीय भाषा परिवार की, भारोपीय भाषा परिवार। कहने का तात्पर्य यह है मित्र कि यहाँ जो हिंदी है वो आकृति मूलक के आधार पर श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक है, और क्या है, परिवार के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार है। बच्चे के मन में सवाल आते हैं, अब वहाँ उसके मन में सवाल ये आता है कि वियोगात्मक श्लिष्ट बहिर्मुखी क्या है, दूसरा सवाल ये आता है कि भारोपीय भाषा परिवार क्या है। सामान्य अर्थों में मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब आप देखते हैं, अगर मैं संस्कृत की बात करूँ, अभी जब हम भाषा का विकास, भारतीय आर्य भाषाओं का कालखंड आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं वैदिक और लौकिक संस्कृत की चर्चा करूँगा, और वहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि वैदिक संस्कृत कैसी है। मूल रूप से अभी आप समझ लीजिए इस बात को, यहाँ पर जब मैं वियोगात्मक की बात कर रहा हूँ तो देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में आप देखेंगे कि राम का रूप चलता है, राम एक शब्द है और राम शब्द का आप रूप चला रहे हैं, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम का आप रूप चलाते हैं, जितने भी शब्द होते हैं आप देखेंगे यहां तक कि क्रियाओं के भी रूप आप चला रहे हैं। आप देखेंगे पठत पठता पठन पठस पठता पठत पठान पठावा पठामा, राम रामम रामेण रामा रामात रामस रामे राम, यहां पर राम का रूप चल रहा है, क्रियाओं का रूप चल रहा है, सर्वनाम का रूप चल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य बंधु यह है कि जो ये रूप हैं इसमें मूल रूप से शब्दों के साथ उनकी विभक्तियों को जोड़ा जा रहा है, और शब्दों को व्यक्त करने के लिए विभक्तियों के साथ योग करके व्यक्त किया जा रहा है। और यही मूल कारण है कि संस्कृत के वाक्यों का जो क्रम होता है उसको आप इधर उधर कर दें, थोड़ा सा शब्दों का क्रम बदल दें, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि संस्कृत क्या है, आप यहां देखिए मैंने वियोगात्मक लिखा है, जबकि संस्कृत क्या है, योगात्मक है। क्या है, श्लिष्ट योगात्मक है, वो योगात्मक वहां पर योग हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो शब्द हैं वे शब्द नहीं है, वे मूल रूप से पद बन गए हैं। और दूसरी बात याद रखें कि वे क्या हो गए, विभक्ति चिन्ह से युक्त हैं, इसीलिए उनके अर्थों में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात याद रखें, इसीलिए उनको संयोगात्मक कहा जाता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि हिंदी को वियोगात्मक कहा जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, ये क्रम मूल रूप से कहां से प्रारंभ होता है, अपभ्रंश से शुरू होता है। आपको जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अपभ्रंश से शुरू होने के कारण ही अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, या हम यूं कह लें कि अपभ्रंश को ही क्या कहा जाता है, हिंदी का उदय स्थान, या जहां से हिंदी का उदय हुआ उसको क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। क्यों, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो वियोगात्मक स्थिति है आकृति के आधार पर, वो अपभ्रंश से ही प्रारंभ हो रही है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहां पर अब बात हम कर लें थोड़ी सी भारोपीय भाषा परिवार की। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारोपीय भाषा परिवार की, तो वह जानना जरूरी कि है क्या। अगर मैं भारोपी की बात करूं तो यहां पर अंग्रेजी में इसको कह दिया जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। भारोपीय भाषा परिवार मतलब भारत और यूरोप में मुख्यतया बोली जाने वाली भाषाओं का परिवार। ऐसी भाषाएं, परिवार मतलब समूह, ऐसी भाषाएं जो मुख्य रूप से भारत और कहां बोली जा रही हैं, यूरोप में बोली जा रही हैं, ऐसी भाषाओं का जो समूह है वह जाना जाता है भारोपीय भाषा परिवार के नाम से। बात अगर भारत के संदर्भ में की जाती है तो मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि भारत में भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी इसके अंतर्गत आती है। तीसरी बात आपको बता दूं कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आपकी अन्य भारतीय भाषाएं आती हैं। लगभग 73% जो हिस्सा है भाषाओं का, वो एक बड़े हिस्से के रूप में भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अन्य भाषा के रूप में आप देखते हैं आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती। अब हम द्रविड़ की बात करें, साउथ इंडिया में आप देखेंगे, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। आप देखेंगे नेपाल में तिब्बत से सटा हुआ है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल में, इन जगहों पर क्या होता है, मूल रूप से तिब्बती या नेपाली का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप चीनी भी कहते हैं। तो इस तरह से आप पाते हैं कि मूल रूप से यहाँ पर 4 भाषाएं हैं, 4 भाषा परिवार हैं, क्षमा करिएगा, 4 भाषा
परिवार हैं कौन कौन से? भारोपीय, आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती। मूल रूप से आपको यह जानना है, यह सवाल आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो जवाब क्या होना चाहिए? भारोपीय भाषा परिवार की। आप शायद इस बात से अवगत हो गए होंगे कि किस भाषा परिवार से है, इसका आकृति के आधार पर कैसा है। तो ये सारी बातें मैंने किसके बारे में की हैं? हिंदी के बारे में की हैं। बहुत ध्यान से समझते रहिए, हिंदी भाषा के बारे में की है। आइए आगे चलते हैं। यहां पर आपने इतना सब कुछ देखा, एक पॉइंट आप और याद रख लें कि जो ये भारोपीय भाषा परिवार है, इसके अन्य नाम क्या होते हैं? इसके अन्य नामों की बात अगर हम कर लें तो इसका एक नाम और हो जाता है इंडो जर्मनिक, फिर और क्या हो जाता है? आर्य भाषा परिवार, और क्या हो जाता है? और एक आप देखेंगे भारतीय आर्य भाषा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यहां पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे और यहां पर एक किसी का नाम बदल दिया जाएगा और वहां पर आपसे सवाल बना लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो भारोपीय भाषा परिवार का नाम नहीं है या जिससे भारोपीय भाषा परिवार का बोध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कोई एक विकल्प आपको बदल करके दे दिया जाएगा और आप वहां पर गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ना, तो गलती करने की क्या संभावना है? बिल्कुल, आप अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप ये कहेंगे कि गलती नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां गलतियां होती हैं, जहां गलती होने की संभावना है, निश्चित रूप से हम उन संभावनाओं को आपको बताएंगे जहां से गलतियां होती हैं और गलतियों को करने नहीं देंगे। तो परीक्षा में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। जुड़े रहिए। आइए आगे देखते हैं। यहां हमने देख लिया भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नामों को। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, भारोपीय भाषा परिवार की शाखाओं के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहां पर भारोपीय भाषा परिवार की, भारोपीय भाषा परिवार की, परिवार में कुल 10 शाखाएं हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। एक बात आप यहीं पर और याद रखेंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको क्या किया है? मूल रूप से 3 भेदों में बांटा है। मतलब ये जहां जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, इनको उन्होंने क्या किया है? 3 रूपों में बांट दिया है। देखिए किसमें किसमें, तो उन्होंने बांटा है ईरानी में दरद, ये मूल रूप से रहा है दरद, ईरानी दरद, और तीसरा नाम इन्होंने जो दिया है वो है भारतीय आर्य भाषा। क्या नाम दिया है भैया? बोलिए, भारतीय आर्य भाषा। ये मैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात कर रहा हूं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? हिंदी के काल विभाजन को 11 अध्यायों में व्यक्त किया है। तो यहां हम देख रहे हैं इन्होंने क्या क्या किया है? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा के रूप में किसको व्यक्त किया है? इन भारोपीय भाषाओं का विभाजन किया है किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने। दूसरी बात, दरद का मतलब आप यहां ध्यान रखेंगे क्या होता है? पर्वतीय। एक पॉइंट मित्रों और याद रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भारतीय आर्य भाषाओं का जिक्र किया गया है। सवाल पूछा गया है, ये बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है, कौन से ग्रंथ में बात की गई है। तो ईरानियों के ग्रंथ अवेस्ता में, अवेस्ता नामक इस ग्रंथ में क्या किया गया है? भारतीय आर्य भाषा की चर्चा की गई है। क्या किया गया है? भारतीय आर्य भाषा की चर्चा की गई है। आइए अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के इस क्रम में अब मैं आपसे बात जो करूंगा वो मैं बात करूंगा मूल रूप से भारतीय आर्य भाषाओं का कालखंड कैसे रहा,
उनका विभाजन क्या है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आपकी आती हैं, आइए देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय आर्य भाषाओं को मूल रूप से 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। तो 3 कालखंडों में जिनमें इनको विभाजित किया जाता है वे कौन कौन सी हैं, इसको जानना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। आइए देख लेते हैं कि इनको किन कालखंडों में बांटा गया है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देख लीजिए, भारतीय आर्य भाषाएं। अब इन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में बांट रहे हैं। कौन कौन से हैं उनको आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले की बात करें तो यहां पर इसको कहा जाता है प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब यहां पर आप देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। समय की मैं बात यहीं पर कर ले रहा हूं, तो समय की बात अगर मैं करूं तो इसका समय हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का। क्या कहा मैंने कहा भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसको आप काल कह सकते हैं, फिलहाल इतना बहुत है पर्याप्त समझने के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे 500 ईसा पूर्व पर समाप्त किए हैं, तो कहां से शुरू करेंगे, ईसा पूर्व से। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कहां तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। अब यहां पर देखिए, अब हम तीसरी जो बात करेंगे, यहां पर बात की जाएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। किसकी बात की जाएगी, यहां हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। इसका समय अगर हम कहें तो इसका समय हो जाता है 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। अब यहां पर आप ध्यान दें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के कालखंडों की बात अगर आप करेंगे तो मूल रूप से इसको आप 2 कालखंडों में बांट देते हैं। स्पष्ट हो रहा होगा शायद, यहां पर आप जो मैं लिख रहा हूं इसको आप देख पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। यहां आप इसको मूल रूप से देखते हैं, एक आपका हो जाता है वैदिक संस्कृत, दूसरा हो जाता है लौकिक संस्कृत, दूसरा हो जाएगा लौकिक संस्कृत। यहां आप ध्यान रखें, मैं वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूं। वैदिक संस्कृत को ही आप पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के रूप में या प्रथम वैदिक काल के रूप में। यहां पर जो समय इसका होता है वो होता है, इसका समय हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। यह समय किसका हो गया, वैदिक संस्कृत का। दूसरी बात, समय की बात कर लें लौकिक संस्कृत की अगर, तो लौकिक संस्कृत का समय क्या हो जाता है, 1000 पर आपने यहां छोड़ा तो 1000 ईसा पूर्व से, क्योंकि जहां से ये समाप्त होगा वहीं से इसका प्रारंभ हो रहा, वहीं से शुरू हो रही है, तो 1000 ईसा पूर्व से कहां तक आ जाएगी, 500 ईसा पूर्व तक। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं यहां पुनः आपको स्पष्ट कर दूं, वैदिक संस्कृत में समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत में समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। चलिए दूसरी बात ध्यान रखेंगे,
अब हम बात कर रहे हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा की। अभी मैं इन पर चर्चा करूंगा कि ये क्या है, कैसे है, इनकी उत्पत्ति का क्या कारण रहा। उससे पहले हम थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। यहां पर मध्य भारतीय आर्य भाषा की बात की जा रही है। जब हम मध्य भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो मूल रूप से इसको हम किस में बांटते हैं, 3 कालखंडों में। 3 इसमें मूल रूप से आएंगे जो है आपके सामने प्रस्तुत। देखिए, पहला क्या है, पाली, दूसरा क्या है, प्राकृत, और तीसरा क्या है, अपभ्रंश। तीसरा क्या है भैया, अपभ्रंश। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा लगाते रहिए, एकदम मस्त होकर पढ़िए, बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए, पता नहीं क्या बता दे रहे हैं आर्य भाषाओं सा, सब प्राकृत पाली। पढ़िए, सवाल आएंगे यहां से और आपको पास करवाने में बड़ा अहम रोल होगा इनका। घबराइए मत, मस्त होकर के एकदम चैन से पढ़िए और चैन से पास हो जाएंगे ऐसे पढ़ते रहेंगे तो। यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ देख रहे हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो मध्य भारतीय आर्य भाषा। सवाल क्या आएगा, कहीं कुछ बताओ। सवाल ये आएगा, पूछ लेगा कि मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, और दे देगा संस्कृत को। आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह भाई साहब बहुत बढ़िया, मिल गया, लगा लो। क्यों? क्योंकि पढ़े और नहीं पढ़े हैं तो आप संस्कृत मार्ग चले आएंगे, कहेंगे संस्कृत तो आदि जननी है, दादी है हमारी। दादी होने से काम नहीं चलेगा, कहाँ आ रही ये ध्यान रखिए। संस्कृत को आप कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, तो वहाँ आप इसको ऐसे ध्यान देखें। यहाँ आप किसको पढ़ रहे हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को। तो मूल रूप से अगर कभी बात की जाए मध्य भारतीय आर्य भाषा की तो आप बात करेंगे इनकी। ठीक है, एक सवाल आपके जहन में आएगा, गुरुजी अपभ्रंश तो है लेकिन अवहट्ट नहीं दिख रहा है, और आप जब बता रहे थे तो आप ये कहते हैं कि अवहट्ट भी आता है। अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा जाता है, अवहट्ट में रचनाएं हुई, अवहट्ट से बाद में ब्रजभाषा, फिर हिंदी खड़ी बोली। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो अवहट्ट है उसको अपभ्रंश में शामिल कर लिया गया। थोड़ा सा समय देख लें इनका। पाली की बात करें, आप वहाँ 500 ईसा पूर्व तक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक आप चर्चा करेंगे, तो आ जाएंगे आप कहीं कहीं पर आपको 0 ईस्वी मिल जाता है। कुछ विद्वानों ने, मैं आपको बात कर लूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये यहां आप क्या ध्यान देंगे कि इसका जो समय है वह क्या है, 500 ईसा पूर्व। यहां देखिए 500 ईसा पूर्व पर आपकी लौकिक संस्कृत खत्म हुई, लौकिक के बाद क्या आ गई, पाली, तो क्या होगा 500 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, यहां से कहीं कहीं पर आपको 0 ईस्वी मिल जाएगी और कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 ईस्वी मिल जाएगा। तो मूल रूप से आपको जो सही मान करके चलना है वो मानना है आपको 1 ईस्वी। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं 500 वर्ष हो गए। आइए आगे चलते हैं, तो अब आप यहां पर देखेंगे 0 और 1 माने 1 ईस्वी से कहां तक, 500 ईस्वी तक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका समय क्या हो जाएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है ना। ये 3 कालखंड आपको ध्यान रखे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य भारतीय आर्य भाषा के। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 3 कालखंडों को आप पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये 2 चीजें आप, अभी मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भारतीय आर्य भाषा काल विभाजन है वो कैसे करना है। मूल रूप से 3 में हमने कर लिया। पहले में हमने वैदिक लौकिक को पढ़ा, फिर हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को देखा। आगे आप जान लीजिए कि जब 1000 ईस्वी के आगे आप चलते हैं, तीसरे पॉइंट में क्या समय हो गया, 1000 ईस्वी, और यहां से जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को केवल आप इसी रूप में याद रखें, क्योंकि यहां से सवाल इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा और आपको विद्वान बनना नहीं है, बार बार बता रहा हूं। आपको परीक्षा में नंबर अर्जित करना है 100 में से 90 प्लस, और वो मिलेगा। देखिए यहां पर क्या हो गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलिए अब हम जो चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की।
सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत के उत्पन्न होने, या हम यूं कह लें कि जनमानस के द्वारा लौकिक संस्कृत का प्रयोग किए जाने का क्या अभिप्राय है। ऐसा क्या रहा कि लोग वैदिक संस्कृत से कहाँ चले गए, लौकिक संस्कृत में? कुछ तो ऐसे विशेष कारण रहे होंगे, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, इनकी चर्चा मैं क्रमशः करूंगा, आप वहां ध्यान रखेंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट में लेना चाहें ले लें, या आप इसको समझना चाहें तो एक बार आप देख लीजिए। आइए अब इसको मैं इरेज करके आगे चर्चा करता हूं। तो भारतीय आर्य भाषाओं में हम प्रथम प्राचीन की बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, और इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक संस्कृत की। ध्यान रखिए, अब जब हम वैदिक संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं तब यहां पर आप देखिए ये है वैदिक संस्कृत। जैसे मान लीजिए आपका जनमानस है, और इस जनमानस में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, ये आपका लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इससे दूर हैं। 5% की अगर मैं बात करूं लगभग, तो ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, वैदिक संस्कृत को बोलते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्या है भाई कि वैदिक संस्कृत को 5% लोग बोलेंगे, बाकी लोग क्या है, गूंगे या बोलना नहीं जानते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज की स्थिति देख लीजिए, आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में आप देखते हैं एलीट वर्गों की क्या स्थिति है। हाउ डू यू डू बोलते हैं, हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बड़े आराम से बोल देंगे हाउ यू, हाउ डू यू डू। तमाम तरीके से आप देखेंगे अंग्रेजी में बोल रहे हैं, और हम और आप अवधि में बतिया रहे हैं, भैया कैसे बाटा हो, ये इस तरह से बात कर रहे हैं, का हाल चाल बा। तो यहाँ आप अवधि में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वही हालत यहाँ भी लोगों की है कि ऐसे जो यहाँ के श्रेष्ठ जन हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति का प्रयोग, वैदिक कल्चर और वैदिक भाषा का प्रयोग, माने संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि क्या है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, पूर्ण व्याकरणिक है, परिनिष्ठित है। मूल रूप से व्याकरणिक कहने का मतलब व्याकरण से परिमार्जित नहीं, उनके नियमों से, जो नियमों पर व्याकरण के रूप में या उच्चारण संबंधी नियम बना रखे, क्योंकि वेद क्या है, अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा रचित या बनाए गए नहीं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुन करके आगे बढ़ाते जाते रहे। तो इसमें इनको क्या कहा गया, वेदों को श्रुति कहा गया है। क्या कहा गया है, वेदों को श्रुति कहा गया है। तो ध्यान रखें, यहां पर वेद क्या है, श्रुति है। इसीलिए यहां पर वैदिक पाठ करने वाले लोगों को क्या कहा जा रहा है, मैं बता दूं, यहां पर वेदों का पाठ होता है, वेदों को पढ़ा जाता है, बताया जाता है, और इसी तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप जब वेद की बात करेंगे तो इनके पढ़ने वाले जो हैं, होरोती, होरोता, इस तरह से आप इतिहास में देखेंगे या जीएस में कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया, वे व्यक्ति जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं, उपाध्याय इत्यादि। आप इन शब्दों से मुखातिब हुए होंगे या आप इनके बारे में जानते होंगे कि जो इनका वाचन करे। तो मूल रूप से यहाँ आप देखेंगे, अब वैदिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैदिक में जो पढ़ने वाले हैं उनको वहां पर एक नाम दे दिया जाता था, वेद पाठी लोग, या यूं कह लें कि वेद को पढ़ने वाला क्या है, वेद पाठी। अब ये जो वेद पाठी लोग हैं, ये मूल रूप से हैं कौन, तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर ये क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। क्या होते थे, ब्राह्मण। ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वेदों का पाठ किया जा रहा है, जो कि कितने % हैं, यहाँ पर वेदों को पढ़ने वालों की संख्या की बात मैं करूं तो मानकर चलिए लगभग 5%, कोई एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं है, ये समझने के लिए एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेटली आप यह मान लें कि 5% लोग लगभग ऐसे हैं जो वेद पाठ कर रहे हैं। अब आप समझिए कि भैया ऐसी क्या कठिनाई है। आपके जहन में एक बात होती, भैया अंग्रेजी बोलेंगे, सामने वाला मजा लेगा, पता नहीं कैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं। फिर भी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें भी गलतियां कर देते हैं। सामान्य रूप से हमारे यहाँ लोग अंग्रेजी को उतना बेहतर नहीं बोल पाते जितना कि अंग्रेजी लोग बोल देते हैं, या फिर अन्य देश के लोग। कुछ लोग हैं जो बेहतर बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे साथ उसका जुड़ाव कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वेद पाठियों के साथ तो जुड़ाव है, बाकी के साथ नहीं है। बाकी के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उसको उसके नियमों के साथ बोल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त आपका मैं जरूर ले रहा हूं, लेकिन माफ करिएगा इसके लिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं चाह रहा हूं कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका पूर्णतया क्लियर हो, और इसी संदर्भ में मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप देखें, अभी मैंने आपसे चर्चा की कि वैदिक संस्कृत की जब मैं बात कर रहा हूं तो वैदिक संस्कृत में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वेदों का पाठ किया जा रहा है।
यहाँ पर अब लौकिक संस्कृत क्यों आ रही है उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर अब ये क्या है, नियम निर्धारण करने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो वेद पाठ के साथ साथ क्या कर रहे हैं, समाज के रहन सहन, जीवन यापन या उनके जीने के तौर तरीकों आदि का भी निर्धारण करते हैं। तो उनके निर्धारण में क्या कर रहे हैं, उनको समाज को अपने अंकुश में लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर वैदिक काल में मिलती हैं। अब मैं एक चीज आपको और स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर मैंने वैदिक संस्कृत लिखा है। क्या लिखा है, संस्कृत। और संस्कृत क्या है, एक भाषा है, जबकि संस्कृति की बात अगर की जाएगी, क्या बात की जाए, वैदिक संस्कृति। संस्कृति माने यहाँ क्या हो जाएगा, कल्चर। क्या हो जाएगा, कल्चर। तो हमने कल्चर की बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा, मैं भाषा की बात कर रहा हूं। और वैदिक संस्कृत मतलब ये संस्कृत क्या है, एक भाषा है। शायद आप इस अंतर को स्पष्ट कर पाए होंगे। यहां आपने ये देखा कि वैदिक संस्कृत में वेद पाठी के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। फिर आप देखेंगे अब लौकिक संस्कृत क्या है। अब हम आपको बता दें लौकिक संस्कृत पर बात क्यों गई। यहां आप देख रहे हैं कि कम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर समाज में एक विशिष्ट तबका, एक एलीट वर्ग आपके यहाँ लीड कर रहा है जो अंग्रेजी बोल रहा है, तो क्या हिंदी बोलने वाले नहीं हैं, या यूं कह लें कि क्या अन्य लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी भाषा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनके द्वारा कुक्कुर बोला जा रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सामान्य जनमानस कुक्कुर बोल दे रहा है। कहने का मतलब है कि वे भी अपनी भाषा में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल रूप से वेदों का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाए। अब थोड़ी सी बात जो आपको समझनी चाहिए, वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृति में जो संस्कृत बोली जाती है, उस संस्कृत को, या यूं कह लें कि वेद जिन संस्कृत में लिखे गए वेदों का पाठ करने का एक विशिष्ट नियम होता है। और उसी विशिष्ट या विशेष नियम को क्या कहते हैं, वेद पाठन का नियम या वेद को पढ़ने का नियम। उसमें एक नियम की थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करता हूं कि वेदों को पढ़ने के लिए स्वर निर्धारण होता है। और संस्कृत वांग्मय में आप पढ़ते हैं कि स्वरों को वेद पाठन की स्थिति में 3 रूप से प्रयोग किया जाता है। वे होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त क्या होता है, उच्चर उदात्तः, नीचर अनुदात्तः, और क्या पढ़ देते हैं, समाहार स्वरितः। मतलब जो ऊपर बोला जाए, जिनके उच्चारण में स्वर ऊपर की तरफ हो, उच्चर उदात्तः उदात्त हैं। जो नीचे की तरफ स्वर जाएं वे क्या है, अनुदात्त हैं। दोनों का समाहार हो जाए तो क्या है, स्वरित है। और इनका अलग अलग चिन्ह भी होता है। आप देखेंगे वैदिक संस्कृत में आप पढ़ेंगे, या फिर आप अगर संस्कृत भाषा व्याकरण पढ़ेंगे, वहां आपको इनके चिन्हों के बारे में भी बताया जाएगा। मूल रूप से मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं यहां सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वैदिक संस्कृत की जटिलता क्या है, क्लिष्टता क्या है। क्या स्थितियां हैं कि 95% लोग नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो जटिल है, कठिन है। कुछ विशेष ऐसे नियम हैं जो उसके उच्चारण में कठिनाई पैदा कर रहे हैं। तो जैसे आप देखते होंगे, कभी आपके यहाँ विशेष यज्ञ हुआ हो, कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो आप गए हो यज्ञ में, या आप कम से कम शादी विवाह में तो गए ही होंगे। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, या जो पंडित यजमान होता है, या जो आपके उस कार्य को कराने वाला होता है, वो जब बोलता है तो मंत्रोच्चारण में, जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं, हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, बीच में ले जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जैसे एक आदि श्लोक आपने देखा होगा, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, तो ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, इस तरह से। आप सामान्य रूप से इतना नहीं तो इतना तो जरूर देखे होंगे कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो स्वस्त्यान वाचन किया जाता है। वहां आप देखते हैं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो इस प्रकार से उसमें ये संज्ञाएं चलती रहती हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, शिखा, स्पर्श इत्यादि। तो आपने ये समझा कि इनको पढ़ने का क्या होता है, एक विशेष या विशिष्ट नियम होता है। यही कारण रहा कि लोग यहाँ पर क्या हैं, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो वेद हैं, वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। ऋषि अथर्वा के द्वारा क्या किया गया, अथर्ववेद का संकलन किया गया। अथर्ववेद में उन्होंने क्या बताया, मूल रूप से इसके पहले मैंने बताया कि अपौरुषेय कहा गया वेदों को। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि वेद क्या है, श्रुति हैं, सुन करके याद किए जा रहे हैं, पुरुषों द्वारा लिखे नहीं गए हैं या बताए नहीं गए। तो यहां पर आप ये ध्यान रखें कि अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई। रचना का मतलब क्या, संकलन किया गया। उन्होंने क्या किया, जो वेद
मतलब वे मंत्र जो आपके जीवन में सामान्य रूप से उपयोगी हैं या जीवन की आवश्यकता से जुड़े हुए थे, उनका एक संकलन किया। क्यों? क्योंकि उनके शिष्यों के द्वारा यह क्षमता व्यक्त की गई कि वो मंत्रों को, श्लोकों को याद नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अथर्वा ऋषि के नाम पर क्या बन गया? एक अथर्ववेद बन गया। और अथर्ववेद आपका संबंधित किससे है? औषधि विज्ञान से संबंधित है। जादू, टोना, टोटका इत्यादि मंत्रों से क्या है? वो संबंधित है। बाद में कालांतर में इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? अन्य वेदों का भी संकलन किया गया, जिसमें आपका ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद और अथर्ववेद। तो मूल रूप से 4 वेद यहाँ हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की बात अगर हम करें तो क्या ऐसा कारण है कि लौकिक संस्कृत की तरफ यहां से मूव किया लोगों ने? मैंने कहा कि यहां कुकुर बोल रहे हैं तो लोग कुकुर बोल दिए। आप जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में जब एक संख्या, आपने देखा भी हाल ही में मोदी जी चुनाव जीत जा रहे हैं, उनके नाम पर वो लोग जीत गए जिनको जानने वाला ही कोई नहीं था, सांसद बन गए, विधायक बन गए। मतलब बहुमत, ज्यादा मत जिस तरफ रहेगा जीत उसकी होगी। तो यहां पर जो जनमानस है, जनमानस में 95% लोग क्या हैं? वेद पाठी नहीं है। तो उनके द्वारा थोड़ी सी जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत को क्या किया गया? परिवर्तित करके प्रयोग किया गया और कालांतर में वही क्या रूप ले लेती है? लौकिक संस्कृत का रूप ले लेती है। आप देखते हैं बाद के जो विद्वान होते हैं, बाद के जो कवि या लेखक हैं, वह मूल रूप से क्या करते हैं? जैसे कालिदास हो गए, उन्होंने जनमानस की भावना को समझते हुए क्या किया? इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की कि लोग उनके क्या हो गए? वशीभूत हो गए, लोग मंत्रमुग्ध हो गए कि वाह क्या रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप देख लें, कुमार संभवम देख लें, रघुवंशम देख लें, ऋतुसंहारम देख लें, कई रचनाएं इन्होंने की। तो मूल रूप से आचार्य मम्मट हो गए, दंडी हो गए, भामा हो गए, इन लोगों ने कालांतर में क्या किया? लौकिक संस्कृत में अपने काव्यों या अपने रचनाओं को किया है। लौकिक संस्कृत का मतलब लोक के भाषा। जब लोक में समाज के लोग संस्कृत को अपने सामान्य जनजीवन की भाषा के रूप में प्रयोग करने लगे, तब ऐसी स्थिति में उस भाषा को हमने किस नाम से अभिहित किया? लौकिक संस्कृत के नाम से अभिहित किया। किस नाम से अभिहित किया? किस नाम से बुलाया? लौकिक संस्कृत के नाम से। तो शायद आपको वैदिक और लौकिक का थोड़ा सा अंतर स्पष्ट हुआ हो। यहां पर आप देखें कि लौकिक का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का, वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा है। ये हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे जो आपकी पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। यहां पर 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा का वर्गीकरण, और भाषा की वर्गीकरण में आपने ध्यान दिया होगा कि आकृति मूलक और पारिवारिक रूप से दो आधारों पर मैंने इसका वर्गीकरण किया है। जब आप इसके 2 आधारों की बात करते हैं तो आपको मैंने कहा कि हिंदी श्लिष्ट, बहिर्मुखी और क्या है? वियोगात्मक है। संस्कृत की बात अगर हम करें तो संस्कृत क्या है? संस्कृत आपकी हो जाती है श्लिष्ट, और ऊपर से यहां एक पॉइंट और आप ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूं वैदिक संस्कृत की। किसकी? वैदिक संस्कृत की। संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है, इसमें कोई डाउट मत रखिए, लेकिन मूल रूप से आप क्या याद रखेंगे कि जो वैदिक संस्कृत है वो अत्यधिक रूप से मान्य है, मतलब वो सर्वमान्य रूप से जानी जाती है। अगर विकल्प में कभी आया कि संस्कृत कैसी भाषा है, तो निसंदेह आपका जवाब होना चाहिए कि संस्कृत क्या है? योगात्मक है। यहां पर आप देखेंगे संस्कृत क्या है? श्लिष्ट योगात्मक। क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें। अब हम जब लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो मैंने अंतर स्पष्ट करा दिया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लौकिक संस्कृत में आप जानते हैं आचार्य पतंजलि ने भी व्याकरण लिखा, वररुचि ने भी व्याकरण लिखा संस्कृत का, और पाणिनि ने भी व्याकरण लिखा। तो आचार्य पाणिनि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, आचार्य पाणिनि के ग्रंथ क्या नाम था? अष्टाध्यायी। क्या नाम होगा? अष्टाध्यायी। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बस वैचारिक मतभेद जो मेरा हो सकता है अन्य वैयाकरणों से या अन्य लोगों से, आपसे भी। अष्टाध्यायी में समास की बात की जाती है, अष्टाध्यायों का समाहार, और अगर संख्यावाची का समाहार हो जाए तो क्या हो जाता है? व्याकरण शास्त्र में उसको आप क्या मानते हैं? द्विगु समास।
तो समास की बात आप यहाँ करते हैं तो आप क्या मानते हैं? लेकिन यहाँ अष्टाध्यायी, देखिए अष्टाध्यायी का नाम आते ही पाणिनि और पाणिनि का नाम आते ही अष्टाध्यायी विशेष अर्थ में जाना जाना चाहिए, लेकिन आप किताबों में यही पढ़ते हैं, बोर्ड आपका सही वही मानता है तो इसलिए आप वही पढ़ते हैं। ऐसे कई जगहों पर आप इसको देखेंगे, कई जगहों पर आपको ऐसा दिखेगा कि जहां पर वैया करोड़ों से एक मत हुआ नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि मान्य है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड वही मानेगा और जो बोर्ड मानेगा वही आपको नंबर दिलवाएगा। तो आप अपने विचारों को अपने पास रखें जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखें भैया कि बोर्ड जो मान रहा है टिक वही मारिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल वाला खेला। आप कहेंगे हम जीत रहे हैं लेकिन पता चलेगा क्या सिमट गए, तो ऐसी स्थिति ना बने, ध्यान रखें। यहाँ क्या हो रहा है, लौकिक संस्कृत का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? आचार्य पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात आप बहुत मजे से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, उसको भी लिखते रहिए। देखिए हम पाली की बात करें, पाली को क्या कहा जाता है? पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। कुछ फैक्ट में एज इट इज जो बोल रहा हूं आप लिखते जाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाली की। देखिए पाली के बारे में आप लिखेंगे इसे भारत की देश भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? यहां ध्यान रखें, इसे भारत की देश भाषा कहा जाता है। किसे भारत की देश भाषा कहा जाता है भाई? पाली को। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे, ये सब सवाल आपको मिल जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि पाल क्या है, ये देश भाषा के रूप में जानी जा रही, और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, किस धर्म के? बौद्ध धर्म ग्रंथ किसमें रचे जा रहे हैं? जैसे आप जानते हैं त्रिपिटक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ये त्रिपिटक। त्रिपिटक किसमें रचित है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली में रचित हैं। किसमें रचित हैं? पाली में रचित हैं। पाली में रचित हैं का मतलब क्या भैया? पाली भाषा में लिखे गए। सवाल पूछेगा बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, आइए अगला पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब पाली भाषा की बात अगर मैं यहां तक कर रहा हूं तो एक पॉइंट इसमें और आप जोड़ लें, क्या कि इसका जो क्षेत्र रहा, पाली का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश शिवराज मामा वाला नहीं है, आप ध्यान रखें, ये उस अखंड भारत के मध्य क्षेत्र की बात की जा रही है। क्या कहा मैंने? पाली का क्षेत्र ये शिवराज मामा वाला नहीं है, जहां आजकल जान रहे हैं आप बाढ़ बाढ़ आई हुई थोड़ी बहुत। तो ये वास्तव में ये है क्या? उस अखंड भारत के उस मध्य क्षेत्र की बात की जा रही है, जो उसका मध्य बीच का हिस्सा है, जहां पर पाली का क्षेत्र है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहां पर अब हमने इतनी बातों को कर लिया है, तो अब हम क्या चर्चा करेंगे? प्राकृत की। स्वाभाविक रूप से चर्चा किसकी करनी चाहिए? प्राकृत की। तो यहां आप ध्यान रखेंगे किसकी बात की जाएगी? अब प्राकृत की। चलिए, प्राकृत। प्राकृत के बारे में आप सबसे पहला नाम एक ध्यान रख लें, वररुचि और हेमचंद। दो नाम आपके लिए यहां महत्वपूर्ण हैं। वररुचि ने क्या किया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। और हेमचंद को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। यहीं पर एक सवाल आपसे और पूछ लिया जाता कि हिंदी का पाणिनि कौन है? पाणिनि क्यों कहा जा रहा भैया? कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया गया? वास्तव में व्याकरण शास्त्र को व्यक्त करने का जो श्रेय दिया जा रहा है वो सबसे पहले किसी व्यक्ति को दिया गया। तो किसको दिया गया? पाणिनि को दिया गया। और यही कारण है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? प्राकृत के व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, वैयाकरण है या भाषाविद हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? प्राकृत का पाणिनि। हिंदी में जब व्याकरण की बात आती है तो एक बड़ा नाम है जो बड़ी प्रमुखता से आता है, वो नाम है आपका आचार्य कामता प्रसाद गुरु। और आचार्य कामता प्रसाद गुरु के द्वारा पहला व्याकरण अच्छे से बनाया गया, जो हिंदी के लिए उपयोगी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी का व्याकरण किसने लिखा? कामता प्रसाद गुरु ने। और यही कारण है कि हिंदी में, हिंदी व्याकरण का या हिंदी का अगर आप देखें किसको कहा जाएगा पाणिनि? आचार्य कामता प्रसाद गुरु को। तो यहां आपने देखा कि प्राकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद है। अब हम बात कर रहे थे वररुचि की।
तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, क्या नाम था? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? बररुचि जी ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? प्राकृत भाषा की। किसकी चर्चा की है भैया? बोलिए। प्राकृत भाषा की। ध्यान रखेंगे किसका? प्राकृत भाषा की चर्चा की है। किसने की है? तो वररुचि ने। वररुचि को और क्या कहा गया? कात्यायन या वररुचि। इन्होंने क्या लिखे? टीका लिखा। किस पर लिखा? अष्टाध्यायी पर लिखा। और अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण है। तो ये क्या है? मूल रूप से एक वैयाकरण है जो संस्कृत व्याकरण को लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। हेमचंद, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण नाम हो जाता है हेमचंद। हेमचंद जी के द्वारा क्या किया गया है? ये प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं। हेमचंद ने क्या किया? इन्होंने प्राकृत को एक और नाम दे दिया। क्या किया? प्राकृत को एक और नाम दे दिया। नाम क्या दिया इन्होंने? नाम दिया चूतिका पैसाची। क्या नाम दे दिया इन्होंने? प्राकृत को नाम दे दिया चूतिका पैसाची। और जैसे ही इन्होंने नाम दिया, एक लोग और थे, उनको तकलीफ हो गई कि भाई साहब नाम अकेले अकेले कैसे दे रहे हैं, कुछ मेरा भी तो हक है। मान लीजिए अब अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कोई ना कोई पद तो अब पाएंगे ही, जीतना वैसे फिलहाल जो भी हो भगवान जाने। लेकिन अगर आप हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। अब वो भी हैं, जुड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं नहीं हम भी कुछ करेंगे। क्या कह दिए जरा देख लीजिए इनको भी भाई साहब को। आचार्य दंडी, बड़ा प्रमुख नाम है ये। खास करके जब आप अलंकार की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बड़ा प्रमुख नाम है, संस्कृत वांग्मय में भी, हिंदी में भी। तो आचार्य दंडी ने इस नाम के आधार पर प्राकृत को एक और नाम प्रदान किया, और वो नाम क्या है? भूत भाषा। क्या नाम है? भूत भाषा। आपने यहां देखा कि प्राकृत को हेमचंद ने चूतिका पैसाची कहा है, प्राकृत का पाणिनि आचार्य हेमचंद को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इनके इसी नाम के आधार पर आचार्य दंडी ने क्या कर दिया? उसको एक और नाम दे दिया, और वह नाम क्या है? भूत भाषा। ठीक है, यहां तक शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम चर्चा करते हैं। अब हमारा जो विषय होगा वो होगा अपभ्रंश। और मुझे लगता है कि आपका वीडियो लंबा हो रहा है या समय ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल आपने भी देखा, हमने पाली की चर्चा की, प्राकृत की चर्चा की। अब हम अगली कड़ी में अपभ्रंश को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं देख रहा हूं आपका समय ज़्यादा हो रहा है, तो इस क्लास में आप इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में जब मैं आपसे पुनः मुखातिब हूँगा, तब मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँगा एक अलग विषय को, जिसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश हिंदी की जननी है। कई और चीज़ें वहाँ आप पढ़ेंगे। अपभ्रंश में अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे स्वयंभू को कहा गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है, गिरा हुआ है। लेकिन इसके अन्य नामों की भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात आप यहाँ पढ़ेंगे कि अपभ्रंश को क्या कहा गया? हिंदी की जननी कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उसके कई कारण, जैसे मैंने भी आपको बताया था, मैंने कहा कि जो योगात्मक शैली है, यहाँ पर आपने देखा कि संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक थी, हिंदी क्या है? श्लिष्ट वियोगात्मक है। तो श्लिष्ट वियोगात्मक का जो ये प्रभाव है, श्लिष्ट योगात्मक शैली की जो उत्पत्ति है, वो मूल रूप से कहाँ से प्रारंभ हो रही है? उसकी शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं? अपभ्रंश से। तो श्लिष्ट वियोगात्मक का जो प्रारंभ होना है वो कहाँ से मिल रहा है आपको? अपभ्रंश से। और चूंकि यह मूल रूप से परिवर्तन है उसकी शैली का, आकृति का, और यही निर्धारण कर देता है भाई साहब की हिंदी कहाँ से उदित हुई? अपभ्रंश से। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृत से। इसीलिए भैया 2 सवाल मिलेगा और दोनों को बड़े मोहब्बत से आप समझिएगा। क्या हिंदी की याद जननी कौन? तो जवाब होगा आपका संस्कृत। दादी अम्मा है आपकी, याद रखिए हिंदी वालों। और मैया की बात करें, माता जी, तो मम्मी कौन है इनकी? जननी। जननी है अपभ्रंश। हिंदी की जननी कौन? अपभ्रंश। शायद ये बात आप समझ गए होंगे मित्रों। यूं ही प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कुछ भी यहाँ समझ नहीं आया मेरे सेशन में तो कृपया कमेंट करें। दूसरी बात, अगर समझ आ रहा है तो मुस्कुराते हुए लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उत्साहवर्धन करिए, जिससे हम और ऊर्जान्वित हों और ऊर्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हों और अपनी दुगनी ऊर्जा के साथ
आपको पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।